अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्नोट इंजन को। तो आज की इस वीडियो में बाकायदा हम कार्नोट इंजन की डेफिनेशन को डिस्कस भी करेंगे और इसके अंदर कार्नोट साइकिल का जो पूरा प्रोसेस है जो कि लॉन्ग सवाल बनकर आता है बाकायदा उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंबॉट टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कार्नोट इंजन की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन फिर डेफिनेशन पे आते हैं। तो हमने कहा फ्रेंच साइंटिस्ट सेडी कार्नोट प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ एन आइडियल हीट इंजन which is known as कार्नोट इंजन। हमने कहा एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेडी कार्नोट। उन्होंने क्या किया? प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ एन आइडियल हीट इंजन। उन्होंने एक आइडियल हीट इंजन, एक ख्याली हीट इंजन का एक मॉडल पेश किया जिसे नाम दिया गया कार्नोट, जिसे नाम दिया गया कार्नोट इंजन का। यानी ये हकीकत में कोई इंजन नहीं है, ये एक आइडियल इंजन का एक मॉडल है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, एन आइडियल हीट इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल मैकेनिकल लॉसेस इज नोन एज कार्नोट इंजन। हमने कहा वो देखें हकीकत में नहीं है, आइडियल हीट इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल मैकेनिकल लॉसेस, जिसमें मैकेनिकल लॉसेस ना हो उसे हम क्या कहते हैं? कार्नोट इंजन। अब नॉर्मली क्या होता है, हीट इंजन जब काम करता है तो वो गर्म हो जाता है, बहुत सी एनर्जी जो होती है वो हीट की शक्ल में लॉस हो जाती है। हीट इंजन जब काम करता है तो उससे आवाज आ रही होती है, बहुत सी एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी में जाकर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हमने कहा ये आइडियल हीट इंजन है जिसमें कोई मैकेनिकल लॉसेस नहीं होंगे। हमारी एनर्जी जो होगी वो मैकेनिकल चीजों में, साउंड वेव में, हीट एनर्जी में, इन चीजों में जो है वो लॉस, इन चीजों में लॉस नहीं होगी। अब आते हैं, हम बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। द साइक्लिक प्रोसेस विच इज परफॉर्म इन द कार्नोट इंजन टू वर्क इज नोन एज कार्नोट साइकिल। वो साइक्लिक प्रोसेस जो किसके अंदर होगा? वो साइक्लिक प्रोसेस जो कार्नोट इंजन के अंदर परफॉर्म होगा और उस साइक्लिक प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा? वर्क डन होगा। उस साइक्लिक प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा? वर्क डन होगा। तो उस साइक्लिक प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्नोट साइकिल। याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो जहां से शुरू होगा वहीं खत्म होगा। साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या बनती है? द प्रोसेस विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। वो प्रोसेस जो जहां से शुरू होगा वहीं जाकर क्या होगा? जो जहां से शुरू होगा वहीं जाकर क्या होगा? खत्म होगा। उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करते हैं, द साइक्लिक प्रोसेस विच इज परफॉर्म इन द कार्नोट इंजन, जो कि कार्नोट इंजन के अंदर परफॉर्म होगा टू वर्क डन मिलेगा। इस तरीके से इंजन जो है वो काम करेगा, उसे कहते हैं कार्नोट साइकिल। अब जो है वो कार्नोट साइकिल में कौन कौन से स्टेप हैं, डायग्राम की मदद से हमें पूरा एक्सप्लेन करना होता है। फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। याद रखिएगा, कार्नोट साइकिल के स्टेप को समझने के लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर अच्छे से आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में वहां हम पढ़ते हैं ना, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। वो सारे प्रोसेस अगर जिसने अच्छे से समझे हैं तो उनके लिए कार्नोट साइकिल का प्रोसेस समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं ना बीच में से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, तो वो कभी फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। बस वो पास भी हो जाए बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट सवाल करके थोड़े बहुत नंबर आ भी जाते हैं तो एप्टीट्यूड में बुरी तरीके से मार खाते हैं और फिर शिकवा करते रहते हैं कि हमारे साथ ये मसला था, ए लेवल के सवाल आते हैं, ओ लेवल के सवाल। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक के लिए यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपने स्पेशली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में बढ़ना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी एप्लीकेशन आपको आना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग आर द प्रोसेसेस ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की कौन कौन से प्रोसेस हैं? सबसे स्टेप है नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये चार हमारे पास जो है वो कार्नोट साइकिल के प्रोसेस है। हम इनको जो है वो डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। एक्सपेंशन का मतलब है कि गैस फैलनी चाहिए। एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट एनर्जी फ्लो नहीं करनी चाहिए। एक्सपेंशन का मतलब है गैस फैलनी चाहिए। आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। कंप्रेशन का मतलब है कि गैस कंप्रेस होनी चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। एडियाबैटिक कंप्रेशन, हीट एनर्जी फ्लो नहीं करनी चाहिए। कंप्रेशन का मतलब है कि गैस का वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब आइए मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाता हूं। अब देखो भाई, इतनी मेहनत से मैंने जो है ना कार्नोट साइकिल की बाकायदा डायग्राम बनाई है।
अब भाई देखें, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। भाई एक सिलेंडर है, देखो डबल वॉल शो कर रहा है इंसुलेटेड का, डबल वॉल शो कर रहा है इंसुलेटेड को, कि मतलब यहां से हीट एनर्जी दाखिल नहीं हो सकती। यहां पे भी डबल वॉल है, इसका मतलब यहां से भी हीट एनर्जी दाखिल नहीं हो सकती। अब जो है वो एक सिलेंडर है, गौर से सुनिएगा, एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस मौजूद थी, उसका नाम है V1, टेम्परेचर उसका था T1 और उसके ऊपर हमने कुछ वजन रखा हुआ था जिसकी वजह से जो भी प्रेशर था वो था P1। अब जो है वो हम पहला प्रोसेस करवाने जा रहे हैं, उस पहले प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि हमें टेम्परेचर जो है वो सेम रखना है और एक्सपेंशन यानी गैस को एक्सपेंड करना है। गैस को क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना, मतलब प्रेशर कम करना है। और याद रखिएगा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस को हमेशा आहिस्ता आहिस्ता करना होता है। क्यों करना होता है वहां उसमें रीजन बताया हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक जो है ना वजन हटा दिया आहिस्ता से, बिल्कुल स्लोली जो है ना एक वजन हटाया, यानी स्लोली प्रेशर को मैंने क्या किया, कम किया। प्रेशर क्या हो गया, P1 से हो गया P2। पिस्टन जो है वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ आया, पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ आया, तो ये क्या हो गया, V1 से हो गया V2। टेम्परेचर सेम रहा, T1 से T1 रहा, क्योंकि हमने नीचे क्या रखी है, हॉट बॉडी। क्योंकि जब गैस फैलती है ना तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। व्हेन अ गैस एक्सपेंड, उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता गैस फैलती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता हॉट बॉडी ने उसे क्या कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता हॉट बॉडी ने उसे जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करके उसका टेम्परेचर मेंटेन रख दिया। हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद आ जाता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट एनर्जी फ्लो नहीं करनी चाहिए, लिहाजा नीचे क्या रख दिया, इंसुलेटर रख दिया। यहाँ हॉट बॉडी रखी थी ना पहले प्रोसेस में, दूसरे में हमने रख दिया इंसुलेटर। और एडियाबेटिक प्रोसेस को हम रैपिडली परफॉर्म करवाते, तेजी से। तो यहां जो इसका प्रेशर था ना हटा दिया, तेजी से P2 से P3 कर दिया, लिहाजा वॉल्यूम क्या हो गया, V2 से V3, गैस फैल गई। और गैस अचानक से फैलती है और उसको हीट एनर्जी बाहर से मिली भी नहीं है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर T1 से क्या हो गया है, टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, क्योंकि हीट गैस जब भी फैलती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर कम क्यों नहीं हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको टेम्परेचर जो है वो गैस को फैलाया था और नीचे हॉट बॉडी रखी थी जिसने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करके टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, इंसुलेटर है, हीट एनर्जी तो नीचे से आ ही नहीं सकती। और तेजी से हमने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया है, तेजी से बढ़ गया है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 यानी कम हो गया। ये था हमारे पास एडियाबेटिक, ये क्या था हमारे पास, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद जो तीसरा प्रोसेस था वो था आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है कि प्रेशर बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है और आहिस्ता करना है, ताकि टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर जो है उसमें तब्दीली ना हो। तो हमने कोल्ड बॉडी रखी, आहिस्ता से एक वजन रखा, प्रेशर P3 से P4 बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हुआ। और याद रखना, जब भी गैस कंप्रेस होती है ना, जब भी गैस कंप्रेस होती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए हमने नीचे क्या रखी हुई है, कोल्ड बॉडी, ताकि जितना टेम्परेचर उसका बढ़े, कोल्ड बॉडी उसकी हीट एनर्जी को रिमूव करके, कोल्ड बॉडी उसकी हीट एनर्जी को क्या करे, रिमूव करके उसके टेम्परेचर को क्या रखे, मेंटेन रखे। तो यानी यहां जो टेम्परेचर था T2, टेम्परेचर T2 का T2 ही रहा, क्योंकि ये प्रोसेस यहां से यहां जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, कंप्रेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस को स्लोली करते हैं, लिहाजा प्रेशर जो है वो क्या रखा मैंने, आहिस्ता से रखा, ताकि वॉल्यूम V3 से V4 तो हो जाए, लेकिन वॉल्यूम V3 से V4 कम हो जाए और प्रेशर बढ़ गया है और टेम्परेचर मेंटेन रहे। कोल्ड बॉडी ने इसकी हीट एनर्जी रिमूव करके मेंटेन किया। फिर इसके बाद फाइनली जो प्रोसेस जो था, चौथा प्रोसेस इसका है वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन। रैपिडली होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा कि हमें तेजी से प्रेशर बढ़ाना है, कंप्रेस करना है ना, प्रेशर बढ़ाना है तेजी से। एडियाबेटिक तेजी से करते हैं, वॉल्यूम V4 से क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस जब भी कंप्रेस होती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नीचे हमने क्या रखा हुआ, इंसुलेटर रखा हुआ, हीट एनर्जी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए टेम्परेचर T2 से क्या हो गया है, दोबारा T1 हो गया है और उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है। तो ये अब देखो भाई, जहां से शुरू किया था ना, ये पूरा प्रोसेस वहीं पर जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर ये साइकिल अपनी जगह क्या होती जाती है, चलती जाती है। तो पेपर में बाकायदा आपने ये जो कार्नोट साइकिल वाली जो डायग्राम है ये आपने बनानी है। अब लिखना कैसे, देखो भाई, एक स्टेप अगर आपको लिखना आ गया ना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले यहां से यहां क्या था, आइसोथर्मल। देखो भाई, एक मैं आपको बताता हूं, वैसे लिखा हुआ दूसरा भी है भाई। सबसे पहला जो प्रोसेस था ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इन द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन हॉट बॉडी। सिलेंडर को कहां रखा था, हॉट बॉडी पे रखा था। द प्रेशर ऑन द सिलेंडर रिड्यूसेस फ्रॉम P1 टू P2 स्लोली।
प्रेशर हमने आहिस्ता से कम किया था, P1 से क्या किया था, P2 स्लोली किया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम बढ़ गया था, V1 से क्या हो गया था, V2 हो गया था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो चेंज इन टेम्परेचर अकर as heat energy is provided by the hot body during the expansion of the gas। इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में तब्दीली क्यों नहीं आती, क्योंकि हमने स्लोली जब वो किया था ना तो गैस एक्सपेंड हो रही थी, गैस एक्सपेंड होते वक्त टेम्परेचर जो है वो कम हो जाना चाहिए था, कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हॉट बॉडी ने उसको वो हीट एनर्जी क्या कर दी थी, प्रोवाइड कर दी थी, हॉट बॉडी ने उसको वो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी थी। चलो भाई तो ये पूरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में लिखा। अब इसके बाद आ गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा भाई, देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ था, प्रेशर हमने तेजी से कम किया था, वॉल्यूम V2 से V3 तेजी से बढ़ गया था, टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 होकर कम हो गया था। सिलेंडर को किस पे रखा था हमने, इंसुलेटर पर। तो मैंने यहां लिखा इन द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटर, इंसुलेटर पे रखा हुआ है। द प्रेशर ऑन द सिलेंडर रिड्यूसेस फ्रॉम P2 टू P3 रैपिडली, तेजी से हमने जो है दोनों हटा दिए थे, कम किया था। As a result of this, the volume of the gas present in the cylinder increases from V2 to V3, जिसके नतीजे में वॉल्यूम क्या हुआ था, V2 से V3 होकर बढ़ गया था। और हमने कहा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिड्यूसेस, टेम्परेचर कम हुआ था फ्रॉम T1 टू T2 एज देयर इज नो हीट फ्लो अकर इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि इंसुलेटर रखा था, हीट एनर्जी ना बाहर से अंदर दाखिल हो सकती थी ना ही अंदर से बाहर आ सकती थी, इसीलिए टेम्परेचर क्या हो गया था, T1 से T2 हो गया था, यानी कम हो गया था। फिर तीसरा प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या था, P3 से P4 प्रेशर बढ़ा दिया था, वॉल्यूम V3 से V4 क्या हो गया था, कम हो गया था, टेम्परेचर T2 का T2 ही रहा था, क्योंकि कंप्रेशन के दौरान जो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था वो कोल्ड बॉडी ने क्या कर दिया था, कोल्ड बॉडी ने वो हीट एनर्जी क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी। ओके, तो आते हैं इसमें क्या लिखना है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इन द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन सिलेंडर इज प्लेस ऑन कोल्ड बॉडी। सिलेंडर को कहां रखा हमने, सिलेंडर को हमने रखा हुआ है कहां, कोल्ड बॉडी पे। देखो भाई अपनी वर्डिंग चल रही है, कोल्ड बॉडी। ओके, द प्रेशर ऑन द सिलेंडर इंक्रीजेस फ्रॉम P3 टू P2, कंप्रेशन करना है ना, तो हमने क्या किया था, P3 से P4 हमने प्रेशर बढ़ाया था, कैसे, स्लोली किया था ना, थोड़ा सा रखा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर डिक्रीजेस फ्रॉम V3 टू V4, वॉल्यूम क्या हो गया था, V3 से कम होकर V4 हो गया था। और हमने कहा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो चेंज इन टेम्परेचर, का टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आई थी, occur as heat energy is rejected by the cold body during the compression of the gas। compression of the gas के दौरान क्या हुआ था कि cold body ने heat energy क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी। फिर कौन सा प्रोसेस आ गया, फिर हमारे पास प्रोसेस आ गया है एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या हुआ था, प्रेशर हमने तेजी से बढ़ाया, P4 से P1 किया, वॉल्यूम V4 से V1 हो गया, और टेम्परेचर जो है वो बढ़कर T2 से T1 हुआ, और हमने सिलेंडर को किस पे रखा हुआ है, इंसुलेटर पर। तो मैंने यहां लिखा इन द प्रोसेस, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस हो जाए। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटर, इंसुलेटर पे रखा था। द प्रेशर ऑन द सिलेंडर इंक्रीजेस फ्रॉम P4 टू P1 रैपिडली, तेजी से किया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर डिक्रीजेस फ्रॉम V4 टू V2, V4 से V1 हुआ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा था फ्रॉम T2 से T1 बढ़ा, एज देयर इज नो फ्लो हीट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हीट एनर्जी को ना दाखिल होने का मौका मिला ना बाहर जाने का मौका मिला, लिहाजा टेम्परेचर में तब्दीली आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास जो पूरा प्रोसेस था ये कार्नोट साइकिल का था। अब इसके बाद जो है वो पेपर में कभी कभार आपको जो है वो ग्राफ भी कहते हैं, तो ये कार्नोट साइकिल का एक बेहतरीन ग्राफ है। आप देखो भाई इसी बेस पे हमने पूरा बनाया। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, यहां से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले जो प्रोसेस आ रहा है ना नंबर 1, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमने कहां से कहां शुरू किया था, डायग्राम अगर आप ज़हन में रखें तो प्रेशर हमने सबसे पहले क्या किया था, P1 से P2 किया था, वॉल्यूम जो है वो V1 से क्या हुआ था, V2 हुआ था। तो प्रेशर P1 से कम करके, प्रेशर P1 से कम करके हमने क्या किया था, प्रेशर हमने P2 कर दिया था, जिसकी वजह से वॉल्यूम पहले था V1, अब ये वॉल्यूम क्या हो गया V2। देखो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले प्रेशर देखो ज्यादा था, वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा था, अब वर्टिकल डिस्टेंस प्रेशर का क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो हमने कहा यहां से स्टार्ट किया था, P1 था प्रेशर, P1 से प्रेशर किया हमने P2, तो वॉल्यूम यहां इस पॉइंट पर V1 था, वॉल्यूम हो गया V2, स्लोली हुआ, लिहाजा कर्वेचर देखो इसका कम है।
फिर जो दूसरा प्रोसेस था वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन था, तेजी से नीचे आ रहा। प्रेशर जो है वो P2 से P3 बड़ा तेजी से क्या था, P2 से P3 बड़ा तेजी से क्या था, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो था पहले V2 था ना, V2 से V3 जो है वो तेजी से हुआ। फिर इसके बाद जो है वो कंप्रेशन, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया था, प्रेशर हमने बढ़ा दिया था। तो यहाँ क्या हुआ, P3 से P4 प्रेशर हमने स्लोली बढ़ाया था। P3 से प्रेशर क्या हुआ, P4 जो है वो क्या हुआ था, स्लोली हुआ था ना। तो ये ग्राफ भी देखो स्लोली जा रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है P4 से P1 क्या था, तेजी से हमने क्या किया था, प्रेशर बढ़ाया था। P4 से P1 प्रेशर जो है हमने क्या किया है, तेजी से हमने क्या किया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है। तो यहाँ आपके पास जो है ये कर्वेचर देखो तेजी से ऊपर हुआ। तो ये ग्राफ था हमारे पास। तो ये आपने ग्राफ को अच्छे से देखो, P1 है तो V1 है, P2 है तो V2 है, P4 है तो V4 है, P3 है तो V3 है। अब जो 1 2 3 4 है, 1 शो कर रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन को, 2 शो कर रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन को, 3 शो कर रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन को, 4 शो कर रहा है एडियाबेटिक कंप्रेशन को। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम कार्नोट इंजन की बाकायदा डेरिवेशन को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।